Good afternoon, children. So, today we are going to do EVS 1, lesson number 2, interrelationship between living things. इस लेसन में हम देखेंगे कि किस तरह से सारे लिविंग थिंग्स वो होते हैं जिनमें जान होती है, जो चल फिर सकते हैं, जो बड़े होते हैं, जो खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, मरते हैं, ऐसी सभी चीज़ों को लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब आते हैं और हम इंसान भी आते हैं। इनके अलावा जितनी बाकी सारी चीज़ें हम देखते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो ये जो लिविंग थिंग्स है वो किस तरह से इंटर रिलेशनशिप मतलब किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड है, ये हम देखेंगे इस डायग्राम के थ्रू। अभी ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ग्रास लिखा हुआ है। ग्रास कौन खाता है? इंसेक्ट्स खाते हैं। इंसेक्ट्स को कौन खाता है? स्नेक है और बहुत सारे एनिमल्स है जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। यहाँ पर मैंने स्नेक का एग्जाम्पल लिया है। स्नेक को कौन खाता है? देन बड़े बर्ड्स, ईगल हो गया, वो खाता है। देन ईगल को कौन खाता है? टाइगर खाता है। टाइगर जब मर जाता है तो टाइगर की बॉडी को छोटे छोटे ना दिखाई देने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टाइगर की बॉडी को मिट्टी में डिकम्पोज कर देते हैं, सॉइल में डिकम्पोज कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे मिट्टी का जो क्वालिटी होता है, सॉइल का क्वालिटी होता है, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उस सॉइल में बहुत अच्छा क्वालिटी का ग्रास वापस ग्रो होता है। तो इस तरह से हम इस डायग्राम से इन शॉर्ट हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सारे एनिमल्स, सारे लिविंग थिंग्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो इसे कहते हैं इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग थिंग्स। अब उसके आगे it is given the needs of living things are met in the environment. Now let us understand what is environment. एनवायरनमेंट वो होता है जो हमारे चारों तरफ, जिसे हम नेचर कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो हमारे आसपास के, हमारे नेचर में, हमारे सराउंडिंग में जो जो भी अवेलेबल है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। तो ये हमारे एनवायरनमेंट में ही हम सभी लिविंग थिंग्स की नीड्स मतलब ज़रूरतें पूरी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आदमी कपड़े सिला रहा है, यहाँ पर खाना है, यहाँ पानी है, यहाँ पर घर है जो रहने के लिए ज़रूरी होता है, और हवा है जिसकी वजह से हम सांस भी नहीं ले सकते। तो ये सारी चीज़ें वी हैव मैनी नीड्स लाइक फूड, वाटर, एयर, क्लोथ्स एंड शेल्टर। तो ये सभी चीज़ों के बिना हम लिविंग थिंग्स नहीं जिंदा रह सकते। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट क्या करता है? फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है, मतलब पूरा करता है। क्या पूरा करता है? द नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। द नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स मीन्स इंसानों की, जानवरों की, पेड़ पौधों की ज़रूरतें, कीड़े मकोड़ों की ज़रूरतें, हर जिंदा जो भी लिविंग थिंग है इस धरती पर, सभी की ज़रूरतें, नीड्स पूरी करता है। कौन? एनवायरनमेंट पूरा करता है। कौन कौन सी ज़रूरतें हैं सबकी? फूड, खाना, वाटर, पानी, एयर, हवा, क्लोथ्स, कपड़े, शेल्टर, रहने के लिए घर। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनके बिना लिविंग थिंग्स जिंदा नहीं रह सकते। ये हमारी ज़रूरतें हैं। अब ये ज़रूरतें बहुत ही अलग अलग है सबकी। ज़रूरी नहीं है कि सभी को पानी ही चाहिए। जैसे मछली पानी में रहती है, लेकिन सारे जानवर तो पानी में नहीं रहते हैं। कुछ जानवर जंगल में रहते हैं, कुछ जानवर पेड़ों पे रहते हैं। तो सभी की जो ज़रूरतें हैं, सभी का खाना पीना है, वो सब अलग अलग है। तो जो ज़रूरतें हैं उसमें बहुत सारी डिफरेंसेस है। ठीक है, तो इस तरह से सभी की ज़रूरतें भले ही अलग अलग है, लेकिन सारी ज़रूरतें कहाँ पूरी होती है? एनवायरनमेंट में ही पूरी होती है। जैसे बटरफ्लाई फ्लावर्स का नेक्टर पीकर जिंदा रहता है, लेकिन फ्रॉग वही पीकर जिंदा नहीं रहता। शीप जो होता है वो लीव्स खाता है, लेकिन टाइगर तो वो लीव्स नहीं खाता।
फिश जो होती है वो पानी में ही सांस लेती है, लेकिन एक पिजियन को पानी में डाल दे तो वो पानी में सांस नहीं लेता। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी की ज़रूरतें अलग अलग है। सो यहाँ पर अब हम एक लाइन देख रहे हैं कि एनी टाइप ऑफ लिविंग थिंग विल बी फाउंड ओनली वेयर ऑल इट्स नीड्स आर फुलफिल्ड। इस डायग्राम के थ्रू भी हम समझेंगे कि जो हर किसी भी तरह का लिविंग थिंग हो, किसी भी तरह का, एनी टाइप विल बी फाउंड, वो पाया जाता है, ओनली वेयर, वहीं पाया जाएगा जहां ऑल इट्स नीड्स आर फुलफिल्ड, जहां उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होती है, वहीं पर वो पाया जाएगा। कि टेक्स्ट बुक में इस बात को समझाने के लिए, इस बात को कि कोई भी लिविंग थिंग वहीं पाया जाता है जहां उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होती है, इस बात को समझाने के लिए पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। पेज नंबर 8 पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया है जहां पर आपने 2 बॉक्स में कुछ मिट्टी डालकर कुछ बीज, मेथी के बीज डालने हैं दोनों में। पहले बॉक्स में आपने पानी डालना है हर दिन, 2-2 चम्मच ही पानी डालना है हर दिन, और दूसरे बॉक्स में हर दिन आपने दिन में 4-5 बार 5-6 चम्मच पानी डालते रहना है। तो कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि बॉक्स 1 में ही सिर्फ जो मेथी के बीज हैं उसमें वो स्प्राउट्स फूटे हैं और छोटा सा वो बोलते हैं कि सैपलिंग बाहर आया हुआ है। एंड जो सेकंड जो बॉक्स था उसमें जो बीज डाले थे वो जो सैपलिंग बाहर तो आया लेकिन वो पूरी तरह से सड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो उसे हमने पानी ज़्यादा दे दिया, उसकी ज़रूरत जो नीड थी वहाँ पर वो उसकी पूरी फुलफिल नहीं हुई, तो इसीलिए वो ग्रो नहीं हो पाया। दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं पेज नंबर 9 पर, वो है टाइगर का। वेयर डज अ टाइगर लिव? तो वो हम देखते हैं कि वो केव्स में रहता है, ठीक है, जंगल में ही रहता है। जंगल में पानी, उसकी ज़रूरतें सारी पूरी होती है, पानी पीता है, जंगल में जो भी जानवर उसे मिलते हैं उसे खाता है, ठीक है। तो इस तरह से टाइगर ऐसी ही जंगल में ही रहता है जहाँ पर उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होता है। वो कहीं हम लोगों के बीच में आकर नहीं रहता कि जहाँ पर उसे वो जंगल नहीं मिलता, वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता, जहाँ पर वो गुफा नहीं मिलती, तो हमारे एनवायरनमेंट में वो जिंदा नहीं रह सकता। तो जब भी उसे भूख लगती है जंगल में, वो जाकर किसी का भी शिकार कर लेता है एनिमल का, और वो अपनी भूख सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से ये बात हमें यहाँ समझ आती है कि एनी टाइप ऑफ लिविंग थिंग, किसी भी तरह का कोई भी लिविंग थिंग हो, विल बी फाउंड ओनली वेयर, वो वहीं पाया जाएगा जहाँ पर उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होती है, ऑल इट्स नीड्स आर फुलफिल्ड। हमने टाइगर का और प्लांट का एक्सपेरिमेंट वाला एग्जाम्पल देखा। अब आते हैं पेज नंबर 10 पर, जहाँ पर हम देखेंगे कि एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स। किस तरह से ये एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स है, ये पिक्चर्स देखकर हमें समझ में आ ही रहा है कि डॉग है, यहाँ पर कैट्स हम पालते हैं घर पर, ये मिल्क वैन है जो दूध लेकर जा रही है, यहाँ पर एनिमल का हम सहारा लेकर उसके ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। सो इस डायग्राम में हम देखेंगे हाउ एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स। एनिमल्स से हमें मिल्क मिलता है, हमें वूल मिलता है जिससे हम वुलन क्लोथ्स बनाते हैं, दूध हमें ज़रूरी होता है हमारे रोज़ के खान पान में, मीट जो एग्स मिलता है। एनिमल्स का हम लोड्स, वज़न उठाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ड्राइंग कार्ट्स मीन्स हम उनकी, जैसे बुल्लक कार्ट हो गया, हॉर्स कार्ट हो गया, बैलगाड़ी वगैरह, उनका इस्तेमाल होता है एनिमल्स का। फील्ड वर्क, खेती काम में भी, एग्रीकल्चरल वर्क में भी उनका हेल्प होती है। गार्ड आर हाउसेस, डॉग जैसा एनिमल हो गया जो हमारे घर की रखवाली करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें। कैटल डंग, ये एनिमल्स का जो कैटल का जो डंग होता है उससे हमने गांव में देखा होगा कि वो कैटल डंग से वो लोग गोबर गैस क्रिएट करते हैं, और घर के आंगन में भी कैटल डंग डालकर वो लोग घर के आंगन को साफ सुथरा रखते हैं। तो इस तरह से कैटल डंग भी हमें एनिमल्स से ही मिलता है। एंड जो हम पेट्स घर में पालते हैं उनसे भी हमें ढेर सारा प्यार मिलता है। तो इस तरह से एनिमल्स हमारे क्या बन गए, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 11 पे हम देख रहे हैं आर्बोरियल एनिमल्स। इस
ये एक नया टर्म आया हुआ है एर्बोरियल, विच मीन्स, ये एक लैटिन वर्ड है। एर्बोर लैटिन में भाषा में एर्बोर का मतलब होता है ट्री, एंड जब हम पूरा ये वर्ड बोलते हैं एर्बोरियल, दैट मीन्स लिविंग इन ट्रीज। इस पेज में हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ट्रीज पर रहते हैं। तो इस छोटे से डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। एर्बोरियल का मीनिंग होता है लिविंग इन ट्रीज, वो एनिमल्स जो ट्रीज पर रहते हैं। तो ट्रीज काफी हाइट पर होते हैं, तो जब वो एनिमल्स जैसे मंकीज हो गए, बर्ड्स हो गए, स्क्विरल्स हो गए, तो ये सारे एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं, थोड़े हाइट पर रहते हैं। तो हाइट पर रहने से क्या फायदे होते हैं उनको, कि सबसे पहले तो उनकी हंगर सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब उनकी भूख मिटती है। जो भी ट्री के ऊपर फ्रूट्स फल लगते हैं तो वो खाकर वो अपनी भूख मिटाते हैं। दूसरा हो गया कि वो अपने घर उस पर नेस्ट बनाते हैं और अपने घर ही उसी को घर बना लेते हैं और नेस्ट में ट्री के ऊपर नेस्ट बनाकर वो रहते हैं। दूसरा हो गया डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज। ऊंचाई पर जब वो पेड़ पर रहते हैं तो उस वजह से कोई भी जानवर, जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं, वो उन्हें मार नहीं सकते हैं। तो इस तरह से वो डिफेंड करते हैं अपने आप का, मतलब अपने आप का बचाव कर सकते हैं पेड़ पर रहने से। और चौथा है स्प्रेड द सीड्स ऑफ द फ्रूट। जब वो पेड़ पर बैठे बैठे कोई फ्रूट खा रहे होते हैं, और फिर पेड़ से आपने देखा होगा बंदर, स्क्विरल्स कैसे ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहे होते हैं, यहाँ से वहां जा रहे होते हैं। तो इस तरह से वो जब सीड्स फ्रूट खाते हैं तो वो फ्रूट के सीड्स भी यहाँ से वहां कहीं कहीं दूर जाकर गिरते हैं, और जब वो सीड्स कहीं और जाकर गिरते हैं तो वहां पर फिर से नया पेड़ उग कर आता है। तो इस तरह से वो नेक्स्ट पेज नंबर 12 पे हम देख रहे हैं अबाउट सीजन्स। देयर आर 3 सीजन्स इन इंडिया, समर, रेनी एंड विंटर. So by this diagram we will understand in short about the 3 seasons. In winter season we wear woolen, गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि we get protection from the cold. Then in summer season it is very hot, we wear cotton clothes and we drink plenty of water. Then again in rainy season we use raincoats, we use umbrellas or hoods, and also we can see floods during the raining season. And also on this page it is given about an egret rides on a bullock's back. एक ईग्रेट नाम का जो पक्षी हमें दिख रहा है इस डायग्राम में, वो हमेशा बुल्लक के बैक पे बैठता है। और क्यों ऐसा करता है, ताकि बुल्लक जब भी घास वगैरह में, घास वाली एरिया में जब जाता है तो वो जब घास से गुजरता है तो घास पर बैठे हुए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उड़ते हैं और वो उड़कर वो ईग्रेट उन्हें अपने चोंच में पकड़ लेता है। वो ईग्रेट खुद जाकर ग्रास में वो इंसेक्ट्स को नहीं पकड़ सकता, इसीलिए वो बुल्लक के पीठ पर हमेशा बैठता है। और जब वो बुल्लक किसी ग्रासी एरिया से गुजरता है तो वो ग्रासी एरिया में बैठे हुए छिपे हुए जो कीड़े मकोड़े उड़ते हैं उन्हें वो जाकर तुरंत पकड़ लेता है और अपनी भूख सेटिस्फाई कर लेता है। नेक्स्ट पेज नंबर 13 वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द विंटर सीजन. सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन विंटर सीजन. बाय दिस डायग्राम, इस डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि विंटर इन महाराष्ट्र में विंटर को पानगल भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है फॉलिंग ऑफ ट्रीज. हम देखते हैं कि इस सीजन में किस तरह से पेड़ पूरी तरह से सूख जाता है और coats of furry animals become thicker. Example sheep, goats, rabbits. हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रैबिट का एग्जाम्पल दिया है, और गोट हो गया, शीप हो गया, इनके शरीर पर बहुत ही बाल होते हैं. तो ये विंटर सीजन में इनके शरीर पर जो ये बाल का लेयर होता है वो और ज्यादा मोटा हो जाता है ताकि उन्हें वो बाल ठंडी से बचा सके. तो इस तरह से जब विंटर एंड होता है, तो जब एंड होने जा रहा होता है विंटर सीजन, ठंडी का सीजन, तब हम देखते हैं कि ब्लॉसम का वेदर स्टार्ट हो जाता है. मतलब हर जगह पर फूल आते हैं झाड़ों पर, और इस सीजन को मराठी में महाराष्ट्र में मोहर सीजन भी कहा जाता है. फिर
इसी पेज पर हम देखेंगे कि सीजन जैसे ही फरवरी शुरू होता है हमें गर्मी लगनी शुरू होती है, मार्च आता है और ज़्यादा हीट हमें फील होती है, तो तब इट्स टाइम फॉर समर। बाय फरवरी एंड मार्च वी फील द हीट। तो क्या होता है फरवरी मार्च में जब समर शुरू हो जाता है, ट्रीज गेट न्यू लीव्स, झाड़ पर नए नए पत्ते आते हैं। कॉपर कलर्ड फॉरेस्ट का कलर एकदम कॉपर जैसा होता है, रेडिश कलर होते हैं पत्तों के, शाइनी होते हैं वो लीव्स, छोटे छोटे एकदम टेंडर लीव्स झाड़ों पर आए हुए होते हैं। और पूरी तरह से लीव्स ग्रीन तब होते हैं जब पूरी तरह से वो लीव्स ग्रो हो जाते हैं। और इसी सीजन में, समर सीजन में हम क्या सुनते हैं? कोयल, द कॉल ऑफ कोयल इज हर्ड। हम कोयल की भी आवाज सुनते हैं इसी सीजन में। और इसी सीजन में किसका सीजन आता है? कौन से फ्रूट्स का सीजन आता है? यस, द सीजन ऑफ वाटरमेलन्स एंड मैंगोज। कोंकण रीजन में इनका ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो ये वाटरमेलन्स और मैंगोज जो हमारी थर्स्ट को मिटाते हैं, जूसी फ्रूट्स हैं, ये मिलते हैं समर सीजन में। उसी के साथ ये सीजन कैश्यू नट्स का भी होता है। हम देख रहे हैं इस पेज पर, यहाँ पर रेड येलो कैश्यू एप्पल्स हमें दिख रहे हैं। तो ये एप्पल्स कोंकण रीजन के हिल साइड्स पर उगाए जाते हैं और इस सीजन में इस तरह से कैश्यूज भी हमें मिलते हैं। And at the last, on the last page, that is page number 14, we are going to learn about the rainy season. हम देख रहे हैं कि इस पेज पर रेनबो दिख रहा है, रेन दिख रहा है, डार्क क्लाउड्स दिख रहा है। तो क्या होता है? ब्लैक क्लाउड्स अपीयर इन जून। जैसे ही जून स्टार्ट होता है, आसमान में हम देखते हैं काले बादल आना शुरू हो जाते हैं और वी गेट जैक फ्रूट्स, फणस इस सीजन में आता है, जामुन्स, काले जामुन आते हैं एंड करवंदाज इस सीजन में मिलते हैं हमें। सीड्स ऑफ प्लांट्स स्प्राउट, और जो प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं जो हमने जमीन में बोए होते हैं, किसान ने बोए होते हैं, तो वो स्प्राउट होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही वो स्प्राउट होते हैं, हर जगह हमें क्या दिखता है? ग्रीनरी एवरीवेयर, हर जगह हरियाली छाई होती है। उसी के साथ साथ हमें रेनबो भी दिखता है स्काई में जब रेनी सीजन होता है। उसी के साथ साथ हमें एक है एनिमल जिसका हमें साउंड, क्रोकिंग साउंड सुनाई देता है, वो है फ्रॉग्स। हर जगह पर जहाँ जहाँ बारिश होती है तो वहाँ पर फ्रॉग्स की आवाज सुनाई देने लगती है। तो इस तरह से ये रेनी सीजन पूरी हम गर्मी को खत्म करके ठंडक पहुंचाता है सभी को। और जब ये रेनी सीजन एंड होता है तो फिर से किसकी शुरुआत होती है? इट्स टाइम फॉर विंटर। और विंटर सीजन में जैसे ही ठंड मौसम, कोल्ड वेदर शुरू होता है, तो ये मौसम फ्रॉग्स के लिए अच्छा नहीं होता है। इट्स नॉट गुड फॉर फ्रॉग्स। तो फ्रॉग्स क्या करते हैं? सिर्फ बारिश में बाहर आते हैं और बाकी के 7 to 8 मंथ्स, 7 से 8 महीने वो हमेशा अंडरग्राउंड हो जाते हैं, एकदम जमीन में एकदम डीप वो अंदर चले जाते हैं और वहीं पर अपना खाना पीना वो जमा कर लेते हैं और वहीं पर वो इतने महीने सोए रहते हैं वहां पर जमीन में। और जब वापस रेनी सीजन आता है तो वापस वो ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा द एनवायरनमेंट चेंजेस विद द सीजन्स। और इस तरह से जैसे जैसे सीजन चेंज होता है हमारा एनवायरनमेंट भी चेंज होता है। एंड लिविंग थिंग्स हैव टू अडॉप्ट देमसेल्व्स टू दोज चेंजेस। और सभी लिविंग थिंग्स को ये सभी चेंजेस के हिसाब से, गर्म है तो गर्म कॉटन कपड़े पहनते हैं, ठंडी है तो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, रेनी सीजन है तो रेनकोट पहनते हैं। तो इस तरह से हमने भी अपने अंदर चेंजेस लाते हैं। फ्रॉग जैसे हमने देखा, फ्रॉग को रेनी सीजन जब सूट होता है तो रेनी सीजन में ही ऊपर आता है और बाकी के टाइम वो क्या होता है? अंडरग्राउंड चला जाता है। तो इस तरह से we learned in this lesson about the interrelationship. By this diagram again we will come to this, the interrelationship between living things. तो इस तरह से हर एक living thing एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है खाने पीने के लिए, हर चीज के लिए। So this was all about lesson number 2. Thank you.